इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी द्वारा आयोजित इस हिंदी दैनिक वेबिनार श्रृंखला में मैं डॉक्टर नेहा कक्कड़ यहाँ पर उपस्थित सभी डॉक्टर्स का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले ही हम अपनी रूटीन प्रेयर करेंगे। तो IFPH द्वारा आयोजित हिंदी दैनिक वेबिनार श्रृंखला का आज 581वां सेशन है, यानी कि 581st सेशन है। और आज के हमारे जो गेस्ट स्पीकर हैं वे हैं डॉक्टर संजीव कुमार सिंह जी। सर, स्वागत करती हूं मैं आपका आज के सेशन में। और डॉक्टर संजीव का एक मैं इंट्रो यहाँ पे प्रेजेंट करना चाहूंगी। डॉक्टर संजीव कुमार सिंह MD होम्योपैथ हैं। और हमारे साहनी सर के जो ग्रेट फादर थे डॉक्टर बी साहनी सर, उनकी गाइडेंस में रह के इन्होंने होम्योपैथी की फिलॉसफी को सीखा है। और आगे जो उसका प्रमोशन है, ट्रांसमिशन ऑफ होम्यो ड्रग एनर्जी फ्रॉम अ डिस्टेंस, मतलब कि जो होम्योपैथी का जो ट्रांसमिशन है एट अ डिस्टेंस भी हो जाता है, जिसमें ये हेयर और उसका रूट ट्रांसमिशन से हम मेडिसिन को देते हैं। तो इस चीज में उनकी काफी अच्छी स्पेशलाइजेशन है और आगे इसको प्रमोट करने के लिए उन्होंने काफी काम किया है। और डॉक्टर संजीव कुमार सिंह जी अभी फिलहाल प्रेसिडेंट भी हैं होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया बिहार स्टेट ब्रांच के। डॉक्टर संजीव ने काफी इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे काफी पेपर्स भी प्रेजेंट किए हैं, जैसे कि स्ट्रेस मैनेजमेंट, एड्स और HIV उस पे, और होम्योपैथिक केस स्टडी विद रिपोर्टोरियल रेफरेंस। और डॉक्टर संजीव का रिपर्टरी में भी एक अपना फोटे और एक स्पेशलाइजेशन है। और फिलहाल ये एज अ प्रोफेसर भी हैं इन डिपार्टमेंट ऑफ रिपर्टरी एट GD मेमोरियल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, पटना में। तो काफी वेरिड ऑब्वियसली एक्सपीरियंस है डॉक्टर संजीव का। और हम आज उनके उस सानिध्य में डॉक्टर साहनी की टीचिंग एक तरीके से वो हमें बताएंगे। और उनका जो आज का टॉपिक है वो है कि विदाउट यानी कि विदाउट कम्युनिकेशन या वार्तालाप के हम कैसे केस टेकिंग कर सकते हैं। तो बेसिकली ऑब्जर्वेशन स्किल्स जिसे हम कहते हैं, वो उसके ऊपर आज डॉक्टर संजीव हमारे ऊपर ज्ञानवर्धन करेंगे। तो डॉक्टर संजीव जी, आप अपना सेशन स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर नेहा कक्कड़। मैं एक बार फिर से धन्यवाद देना चाहता हूँ IFPH फोरम को, डॉक्टर साहनी सर को, जिन्होंने मेरे को फिर से एक बार मौका दिया आप लोगों के सामने अपने जो एक्सपीरियंस है उसको शेयर करने का। आज जो मेरा टॉपिक है केस टेकिंग विदाउट कन्वर्सेशन। तो मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ जी सर, बिल्कुल। जी। तो केस टेकिंग विदाउट कन्वर्सेशन, बिना वार्तालाप के हम लोग केस टेकिंग कैसे कर सकते हैं, इसके ऊपर में मैंने जो कुछ भी अपने गुरु डॉक्टर MK साहनी सर से सीखा है और डॉक्टर बी साहनी से मैंने जो इम्बाइब करा है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उन चीज़ों को आपके साथ में शेयर कर सकूं। और जो हमारा रिपोर्टरी सब्जेक्ट है, जिसको कि मैं आज GD मेमोरियल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में पढ़ाता भी हूँ वहाँ पे बच्चों को, तो अक्सर टीचिंग के दौरान ये सवाल मैं स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ ना? जी सर, हाँ जी। हाँ, एक मिनट। जी, ये विजिबल है ना स्क्रीन? बिल्कुल सर, बिल्कुल विजिबल है। जी, ओके। हाँ, सो केस टेकिंग विदाउट कन्वर्सेशन, आज हम लोग इसके ऊपर में चर्चा करने जा रहे हैं यहाँ पे। तो अक्सर टीचिंग के दौरान बच्चों का भी आता है, जैसे हम लोग फाइनल ईयर में रिपोर्टरी को पढ़ाते हैं, और रिपोर्टरी का एक बहुत बड़ा पार्ट है केस टेकिंग। और केस टेकिंग के बिना अगर हम लोग बोले कि रिपोर्टरी अधूरा है, तो ये कोई गलत नहीं होगा। और बच्चों का अक्सर ये रहता है कि सर बहुत से ऐसे पेशेंट होते हैं जो हमें कुछ बताते नहीं हैं, और हमारे लिए केस टेकिंग बहुत मुश्किल हो जाता है। कई बार कुछ डॉक्टर जो पास आउट हैं उनके साथ में भी कई बार हम लोगों का डिस्कशन होता है, तो कुछ पेशेंट को लेकर के उनके सवालात होते हैं कि केस टेकिंग करने में काफ़ी तकलीफें होती है। लेकिन होम्योपैथी में हम लोग अगर बात करें तो होम्योपैथी ही एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसी पैथी है, एक ऐसी विधा है जिसके अंदर में ऑब्जर्वेशन को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है।
और जैसा कि डॉक्टर नेहा कक्कड़ ने बताया कि ऑब्जर्वेशन, बिल्कुल सही बात है। आज जो मेरा टॉपिक है वो ऑब्जर्वेशन से बहुत ही ज्यादा जुड़ा हुआ है। और ऑब्जर्वेशन हम लोग दो तरह से, जैसे एक तो होता है कि ऑब्जर्वेशन करते हैं और उसके बाद में हम लोग इंटरप्रिटेशन में जाते हैं। लेकिन कुछ ऑब्जर्वेशन ऐसे होते हैं जहाँ पे कि इंटरप्रिटेशन की जरूरत ही नहीं होती। और इंटरप्रिटेशन जो होता है वो हमारे हाइपोथेसिस पे निर्भर करता है। तो कभी कभी उसमें गलती होने का चांसेस भी रहता है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी है जहाँ पे कि ना तो आपको हाइपोथेसिस क्रिएट करने की होती है, ना ही आप ऑब्जर्वेशन में बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है। एज इट इज आप अगर उसको लेते हैं तो वो चीजें बहुत निकल करके खुल करके सामने आती है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो सारी चीजें हमारे रिपोर्टरी के अंदर में रूब्रिक्स के फॉर्म में वहां पे उपलब्ध है। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके आधार पे भी हम रिपोर्टराइजेशन कर लेते हैं, मेडिसिन का सिलेक्शन कर लेते हैं। तो आज उसी विषय पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो जो केस टेकिंग है, पहले हम लोग इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि केस टेकिंग इज यूनिक आर्ट ऑफ गेटिंग इनटू कन्वर्सेशन, ऑब्जर्वेशन एंड कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम पेशेंट एज वेल एज फ्रॉम द बायस्ड एंड डिफाइन द पेशेंट एज अ पर्सन एंड द डिजीज। यस। तो जो सोर्सेस ऑफ सिम्टम्स है उसमें जो बेसिकली है ना, तो ये तीन बातें हम लोगों को ध्यान में लेकर के चलना है कि पेशेंट खुद है, हमारा ऑब्जर्वेशन है, और जो साथ में जो लोग होते हैं बाई स्टैंडर्ड्स, मतलब जो कि अटेंडेंट है। तो वो तीनों, ये हमारा ऑब्जर्वेशन, पेशेंट का खुद का स्टेटमेंट और जो साथ में आए हैं, सबका मिला करके जो इन्फॉर्मेशन आता है उसके आधार पे हम फिर डिजीज को डिफाइन करने का कोशिश करते हैं, और उस पर्सन को, वो जो व्यक्ति है ना, वो दोनों को हम डिफाइन करने का कोशिश करते हैं। तो बेसिकली यही प्रोसेस है। द डिटेल्ड हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट बिकम्स बेसिस फॉर अ फिजिशियन टू गो फर्दर इनटू द फिजिकल एग्जामिनेशन एंड लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन इन ऑर्डर टू डिफाइन द प्रॉब्लम एक्यूरेटली। जब ये सब हो जाता है उसके बाद में हम लोग फिर लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन में जाते हैं, सो दैट कि हम लोग उसके जो प्रॉब्लम है, जो एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम है, उसको हम फाइंड आउट कर सकें। तो ये बेसिकली जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, ये केस टेकिंग का जो बेसिक जो नीड है उसको जानने के लिए। एंड ईच केस इज यूनिक इन ऑल रिस्पेक्ट, ओनली ट्रू इंडिविजुअलाइज्ड अप्रोच कैन एक्सप्लोर द ट्रू पिक्चर एंड हेल्प अ फिजिशियन टू अराइव एट अ टोटलिटी इन इट्स ट्रू सेंस। हर इंडिविजुअल जो होता है, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि दो बातें बहुत हम लोगों को ध्यान में रखनी है। जितने भी लोग होते हैं जो पेशेंट के रूप में हमारे पास में आते हैं, तो दो कंडीशन होता है, एक हेल्दी कंडीशन होता है और एक डिजीज्ड कंडीशन होता है। डिजीज्ड कंडीशन में वही व्यक्ति कुछ और होता है और हेल्दी कंडीशन में वही व्यक्ति कुछ और होता है। तो हमारा जो ऑब्जर्वेशन है, ये दोनों एस्पेक्ट को लेकर के चलना होता है। जैसे हम लोग बात करते हैं ना कैरेक्टरिस्टिक फीचर, तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो है वो थ्रू आउट वो पेशेंट के साथ में रन करता है, चाहे तो वो बीमार हो या फिर वो हेल्दी कंडीशन में हो, तो दोनों कंडीशन में वो रहता है। और जब बीमार होता है तो कुछ ऐसी चीजें होती है जो कि बदल जाता है। जैसे पेशेंट, हम लोग एक एग्जांपल दे करके अगर इसको समझें कि पेशेंट बहुत माइल्ड है, लेकिन जब उसको फीवर होता है या फिर कोई और भी तकलीफ होती है, पेन होता है, तो वो इरिटेबल हो जाता है। तो ये जो चेंजेज है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो इन सब चीजों को भी हम लोगों को बहुत ध्यान से देखना होता है। तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा ना कि जो दोनों स्टेट है, बीमारी के स्टेट में और हेल्थ के स्टेट में, तो दोनों में जो एक्सप्रेशन होता है वो बिल्कुल अलग अलग होता है। तो इन चीजों को भी हमें बहुत अच्छे से ध्यान देने का जरूरत है केस टेकिंग में, ऑब्जर्वेशन के टाइम में इसको ध्यान देने का जरूरत है। अब जो ऑब्जर्वेशन की बात अगर हम करते हैं केस टेकिंग के दौरान, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है ना, कम्युनिकेशन। और आज जो हमारा अभी जो नया सिलेबस आया है बीएचएमएस का, उसमें भी आप देखेंगे कि कम्युनिकेशन को ऐड किया गया है। जो उनका ओरिएंटेशन होता है नए बच्चों का, जो हमारे यहाँ आते हैं, तो उसमें 60 घंटे का टोटल वो सिलेबस में डाला गया है। मैं अपने कॉलेज में तकरीबन 15 घंटे का क्लास मैं वहाँ पे लेता हूँ। तो उसमें कम्युनिकेशन को भी डाला गया है, रिकॉर्ड कीपिंग से लेकर के कम्युनिकेशन से लेकर के बहुत सारी चीजों को डाला गया। तो कम्युनिकेशन, और जो हमने सीखा है अपने टीचर से, अपने गुरु से, तो कम्युनिकेशन दो तरह से हम लोग जानते भी हैं इस चीज को, कि वर्बल और नॉन वर्बल। तो वर्बल को कहा है कि मात्र 7% ही वर्बल कम्युनिकेशन है, बाकी के 93% नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होते हैं। मैं इस पे, मेरे को याद आता है कि जब मैं पहली बार डॉक्टर बी साहनी से मिला था, और वहां पे जाने के बाद में जब हुआ कि ये डॉक्टर डॉक्टर नहीं, संजीव है, और ये होम्योपैथी पढ़ने के लिए आया साथ में, डॉक्टर इनके साहनी सर ने मेरे को इंट्रोड्यूस कराया वहाँ पे। तो उन्होंने मेरे को एक बात कही थी जो आज भी मेरे कान में गूंजता है, और मैंने उसको बहुत अच्छे से फॉलो करा, कि अगर तुम एक अच्छा होम्योपैथ बनना चाहते हो तो माइंड सेक्शन को बहुत अच्छे से पढ़ो और उसको समझने का कोशिश करो। क्योंकि माइंड एक ऐसी चीज है जिसको जितना दिखता है उससे 3 गुना, 4 भाग में अगर बांटो तो 75%, जैसे आइसबर्ग होता है उसी तरह से वो पानी के अंदर में होता है, और बाकी जो है 25% ही दिखाई देता है। तो उसी में उन्होंने कहा था कि कम्युनिकेशन को हमेशा ध्यान में दो, ये जो वर्बल और नॉन वर्बल, तो जब चीजों को तुम ऑब्जर्व करने लगोगे, समझने लगोगे, क्योंकि माइंड जो है वो बॉडी के थ्रू रिफ्लेक्ट करता है, तो उसके फेशियल एक्सप्रेशन, उसके हाव भाव, उसके जेस्चर्स, ये सारी चीजें वो माइंड का ही रिफ्लेक्शन होता है।
द ओनली थिंग इज दैट कि आपको उसको ऑब्जर्व करना आना चाहिए। तो 93% अगर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है तो ऑब्जर्वेशनल पार्ट हमारा बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि 7% ही अगर हम बात कर रहे हैं वर्बल का और 93% नॉन वर्बल का, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा ऑब्जर्वेशनल पार्ट है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, तब जाकर के हम चीजों को अच्छे से देख सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। वी कैन नॉट से द पेशेंट डज नॉट गिव द सिम्टम्स, यस जस्ट हम लोग बात कर रहे थे इस चीज को लेकर के, क्योंकि हम पेशेंट को ब्लेम नहीं कर सकते कि पेशेंट ने सिम्टम्स नहीं दिया, क्योंकि उसको ट्रेनिंग नहीं दी गई है कि आपको, आप जाएंगे और डॉक्टर आपसे क्या क्या सवाल पूछेंगे, कोई सिलेबस नहीं है उसका। वो तो बीमार पड़ा है और उसके बाद में पेशेंट डॉक्टर के पास में आया है, कोई सिलेबस लेकर के वो बीमार नहीं पड़ा है। तो हम ब्लेम नहीं कर सकते हैं कि पेशेंट ने सिम्टम्स नहीं दिया, लेकिन हम ट्रेंड है, हम एक बीएचएमएस होने के नाते, एमडी होने के नाते हम ट्रेंड हैं कि पेशेंट ना बोले तो भी उसके अंदर से हमें सिम्टम्स निकाल लेने हैं और रूब्रिक्स बनाने हैं। सो हम लोग पेशेंट को ब्लेम नहीं कर सकते हैं। खास करके जैसे पेशेंट अगर कोमा में है, मान लिया कि अगर उसको ट्रेनिंग है भी और वो कोमा में है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम पेशेंट का ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, बिना बात किए हुए उसको हम ऑब्जर्व करके भी ट्रीटमेंट करेंगे। तो पेशेंट को ब्लेम नहीं करना है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग बोलते हैं ना कि पेशेंट ने कोई जवाब ही नहीं दिया, ऐसा नहीं होता है, पेशेंट जवाब देता है, ना बोलने पे भी जवाब देता है। जैसे अगर पेशेंट जवाब नहीं दे रहा तो हमारे पास में अगर माइंड में जाकर के हम देखें तो आंसरिंग रिफ्यूजेज टू, वी हैव द रूब्रिक्स, आप रिपोर्टरी में जाकर के देखेंगे तो आंसरिंग रिफ्यूजेज टू, वहां पे भी रूब्रिक्स है। अगर नहीं बोलता है तो भी रूब्रिक्स है, अगर वो हाइड करना चाहता है तो हाइडिंग रूब्रिक्स है। ऐसे करके बहुत सारे रूब्रिक्स हैं हमारे पास में। वही है, बात घूम फिर करके वहीं पे आ जाती है कि हमें एक एक चीज को माइन्यूटली ऑब्जर्व करना है, ताकि हम पेशेंट के एक एक हाव भाव को, जो लक्षण है उसको हम रूब्रिक्स में कन्वर्ट कर सकें और उसको रिपोर्टराइजेशन में हम यूज कर सकें। तो हम लोग उसको ब्लेम नहीं करेंगे। खास करके जब हम रूरल एरियाज में काम करते हैं या रूरल पेशेंट हमारे पास में आते हैं, हम अर्बन शहर में बैठ रहे हैं फिर भी हमारे पास में ट्राइबल एरिया से जो लोग आते हैं, तो उनके साथ में, क्योंकि उनकी पढ़ाई लिखाई उस तरह से नहीं होती और हमें पूरी की पूरी पढ़ाई लिखाई हमारी एक अलग तरीके से होती है, हम इंग्लिश में पढ़ते हैं, हमारी किताबें अंग्रेजी में होती है, इंग्लिश में पढ़ते हैं। और बहुत बारी ऐसा होता है कि उनके जो लोकल कुछ वर्ड्स होते हैं वो हमारे वर्ड से मैच नहीं करते हैं, बातें वही होती है लेकिन वो समझ नहीं पाते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जिसको कि हमें ऑब्जर्व करना है और उनको उसी के हिसाब से, उनके हिसाब से हमें बात करनी है, उनके लाइफ स्टाइल को, उनके फूड हैबिट को, उनके बिहेवियर को, इन सारी चीजों को हमको ऑब्जर्व करना है और समझना है और उसको रूब्रिक्स में कन्वर्ट करना है। अब इसमें अगर हम रूरल की बात करें तो उनका अपीयरेंस, उनका गेस्चर्स, उनका एक्सप्रेशन और बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो टॉप टू बॉटम, हेड से लेकर के फुट तक, हम लोग उन सारी चीजों को ऑब्जर्व करेंगे और एक एक करके उसमें समझने का कोशिश करेंगे, तो रूब्रिक्स की कमी हमारे पास में नहीं रहेगी। हम एक एक करके आपको दिखाने का कोशिश करेंगे, कुछ पिक्चर्स भी हमने यहाँ पे इकट्ठे करे हैं, तो वो मैं आप लोगों को दिखाने का कोशिश करूंगा यहाँ पे, उसके माध्यम से कि कैसे हम लोग अपने केस टेकिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। और एक केस भी मैं आप लोगों के साथ में यहाँ पे डिस्कस करूंगा, जो मेरे क्लिनिक का केस है वो भी मैं आप लोगों के साथ में यहाँ पे डिस्कस करूंगा। अब ऑब्जर्वेशन का पार्ट है, तो हम लोग शुरू करेंगे वहां से जहां से कि पेशेंट हमारे क्लिनिक में एंटर करता है। इवन कभी कभी हम लोग, जैसे होता है ना कि हमारे क्लिनिक में वो सीसीटीवी कैमरा लगा होता है, तो हम लोग वहां से भी अगर मौका मिले तो आप कर सकते हैं, लेकिन ठीक है वो कहने की बात हो जाती है। लेकिन पेशेंट जब एंटर करता है तो हम वहां से पेशेंट को ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने दो तीन रूब्रिक्स यहाँ पे डाला हुआ है, पोलाइटली, एरोगेंटली, कनिंगली, ऐसे करके वो पेशेंट कैसे इंटर कर रहा है वो दरवाजा में। कुछ लोग होते हैं जो बिना कुछ बोले हुए सीधे पहुंच जाएंगे, जबकि उनको पता है कि सामने में आपके असिस्टेंट बैठे हुए हैं, आपके स्टाफ बैठे हुए हैं, पहले वहां पे जाना चाहिए, जाकर के उनको बताना चाहिए कि डॉक्टर साहब हैं कि नहीं है। लेकिन एरोगेंटली वो सीधा डॉक्टर साहब हैं और सीधा करके वो चला आता है। वी हैव द रूब्रिक्स, ईगोटिज्म और ऐसे करके बहुत से उससे जुड़ा हुआ हॉटी, वी हैव द रूब्रिक्स। तो ऐसे करके हमें ऑब्जर्व करना है पोलाइटली, मैं आ सकता हूँ, या फिर पूछ करके, वेट करके, इस तरह से। कुछ कनिंगली होते हैं वो बार बार झांकेंगे, देखेंगे लेट हो रहा है, कुछ इस तरह से बातें करके। तो बहुत सारी चीजें हैं उनके बिहेवियर। हम लोग अभी जो बात कर रहे हैं ये है कि उनके बात करने पे भी हम लोग रूब्रिक्स बना रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि बिना बात किए हुए भी हम लोग रूब्रिक्स बनाएंगे, हम लोग उसको भी डिस्कस करेंगे। तो पेशेंट एंटर करता है क्लिनिक में, वहीं से हमारा रिपोर्ट रूब्रिक्स का सिलेक्शन, केस टेकिंग हमारा शुरू हो जाता है। These are the things which needs interpretation, the way patient is entering, the way patient is sitting. But so many things are there which need not any interpretation. That is not only one aspect.
but one of the aspect which should be incorporated. Yes, just I have talked about this कि यहाँ पे अब ये सब जो है ना, ये हमको इंटरप्रिटेशन करना पड़ता है कि हम ईगो लें कि हॉटी लें या फुलिश बिहेवियर लें। हम ये सोच सकते हैं कि ये बेवकूफाना हरकत है कि बिना पूछे हुए अंदर में एंटर कर गया, तो वी कैन थिंक अबाउट द फुलिश ऑल्सो। हम लोग उसके बारे में भी, वी हैव द रूब्रिक्स, हमारे पास में फुलिश रूब्रिक्स है, हम उसके बारे में भी सोच सकते हैं, रूब्रिक है हमारे पास में। तो इसमें इंटरप्रिटेशन की जरूरत है, लेकिन इसके बावजूद वो जो एंटर कर रहा है, तो जब हम ऊपर से नीचे देखते हैं तो बिना इंटरप्रिटेशन के भी बहुत से ऐसे हैं। और वो जो रूब्रिक्स है, मेरा ये है कि ये वही एक एस्पेक्ट नहीं है जिसके ऊपर में हम डिपेंड करके पेशेंट को मेडिसिन दे देंगे, लेकिन उसको हम इनकॉर्पोरेट जब करते हैं तो हमें चीजें बहुत क्लियर हो जाती है और समझ में आ जाता है और हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। तो अब एक एक करके हम जो टॉप टू बॉटम बात कर रहे हैं, तो एक एक करके कुछ ऐसे रूब्रिक्स हैं जिसको कि हम लोग देखेंगे, और आगे चल करके फिर हम लोग देखेंगे कि उसको हम केस में कैसे इनकॉर्पोरेट करते हैं, और उसके बाद में हमें कैसे उसके रिजल्ट मिलते हैं, वो हम लोग देखेंगे। सो स्टार्टिंग विद द टॉप टू बॉटम, आई एम टॉकिंग अबाउट द टॉप टू बॉटम, सर से लेकर के एकदम फुट तक, इवन जनरलिटी जो है ना वहां तक हम लोग उसमें देखेंगे, क्योंकि जनरल के कुछ रूब्रिक्स है। तो अगर आप सर पे देखते हो ना, तो सबसे पहले हेयर के अंदर में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हेड, हेयर, बाल्डनेस, ये जो रूब्रिक्स है। अब पेशेंट को कोई तकलीफ नहीं है, पेशेंट इसके लिए नहीं आया, पेशेंट हमारे पास में आया है कि हमें पेट में दर्द है, हमें घुटने में दर्द है, हमें स्किन का प्रॉब्लम है, ये सारी बीमारी लेकर के आया, दूसरी दूसरी प्रॉब्लम लेकर के आया, लीवर में तकलीफ है, कुछ भी है। लेकिन ये हमारे लिए, खास करके जब पॉजिटिव ऑफ सिम्टम्स हो, जब आपके पास में कुछ ऐसे सिम्टम्स, पिक्यूलियर सिम्टम्स नहीं आ रहा हो, और जैसा कि हमने कहा कि पेशेंट वहां पे जवाब देने की स्थिति में ना हो, तो हमें इन चीजों को ध्यान देना चाहिए, फोकस करना चाहिए। वाई? क्योंकि आपके पास में जो पेशेंट घुटना का दर्द लेकर के आया है या पेट का दर्द लेकर के आया है, वो उसके सर पे बाल नहीं है। बाल्डनेस, वो कैसा आदमी है? एक ऐसा आदमी है जिसके सर पे बाल नहीं है, उसको घुटना का दर्द हुआ है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके पहले जो आया था उसके सर पे बाल था, घुटना का दर्द ही लेकर के आया था, उसके सर पे बाल था। ये आदमी जो आया है, इसके सर पे बाल नहीं है। एंड वी हैव सो मेनी मेडिसिन एंड गुड मेडिसिन, एंड यू कैन सी ओवर हियर कि केंट ने भी एनाकार्डियम, एपिस, बराइटा कार्ब, ये सब केंट का, यहाँ पे आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, उसमें बोगर का भी है, रेफरेंसेस भी दिया हुआ कि कहाँ से ये मेडिसिन लिया गया है। तो ऐसे करके एक एक चीज को अगर हम ऑब्जर्व करते चलते हैं, तो कन्वर्सेशन हो ना हो, पेशेंट हमें जवाब प्रॉपर ढंग से दे रहा है नहीं दे रहा है, फिर भी हम वहां पे इन सब चीजों को इनकॉर्पोरेट करेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से रूब्रिक्स हम लोग निकाल सकते हैं। आज भी हमने एक केस देखा इनफर्टिलिटी का, तो उसके अंदर में भी आईब्रोज में हमने वहां पे देखा, उसके नोज को देखा, ऐसे करके जो अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे एक एक करके। सो हेड को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो मैं एग्जाम्पल के रूप में दे रहा हूँ, बहुत सारे रूब्रिक्स हैं, सारे रूब्रिक्स को यहाँ पे बताना पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम लोग एग्जाम्पल के रूप में, तो यहाँ पे बाल्डनेस ये बहुत ही कॉमन है, जो बहुत आसानी से ऑब्जर्व किया जा सकता है बिना किसी के बताए हुए। आप खुद से, ना तो इसमें पेशेंट की जरूरत है बताने की, ना ही उसके अटेंडेंट को बताने की जरूरत है, आप खुद से देखो और यहाँ पे आप इसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज द ड्राई हेयर। आप देख करके आपको पता चल जाएगा कि इसका हेयर कैसा है। हमारे पास में ड्राई हेयर करके रूब्रिक्स भी है, हमारे पास में दो मुहा बाल जो हम लोग बोलते हैं ना, वो भी रूब्रिक्स है, हमारे पास में कर्ली हेयर है। ऐसे करके बहुत सारे रूब्रिक्स टॉप टू बॉटम जो हम लोग बात कर रहे हैं। तो हेड के अंदर में भी आप यहाँ पे भी देख रहे होंगे कि जितने भी मेडिसिन यहाँ पे इस रूब्रिक्स के अंदर में, सारे के सारे केंट रिपोर्टरी से, केंट मेटेरिया मेडिका से लिया गया। पूजा वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रेमेडी फॉर द ड्राइनेस ऑफ द हेयर, और येलो एलुमिना, ये सब सारी दवाइयां यहाँ पे दी गई है। कर्ली हेयर, जैसा कि अभी हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे, देयर इज ओनली वन रेमेडी, दैट इज द मेजेरियम। लेकिन यहाँ पे थोड़ा हम लोगों को केयरफुल भी रहने का जरूरत है, क्योंकि आज का जो जमाना है हम लोग देख रहे हैं, खास करके जो कॉस्मेटिक का जो जमाना है, तो इसमें हम लोग जो देख रहे हैं, क्योंकि रूब्रिक्स हमारे पास में है, लेकिन बहुत से लोग शौक से भी अपने हेयर को कर्ली करा लेते हैं। तो ऐसे जगह पे थोड़ा हमें सचेत होने की भी जरूरत है कि ये रियल में कर्ली है या फिर इन्होंने जानबूझ करके अपने हेयर को कॉस्मेटिक व्यू के हिसाब से कर्ली कराया हुआ है। तो इसको भी आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा। खास करके जैसे एक रूब्रिक्स है हमारे यहाँ, आप देखोगे फेस के अंदर में, आईज हेयर ग्रोथ में आप जाओगे वहां पे, तो बूसीज आईब्रोज, बहुत ही थिक बूसीज आईब्रोज, वहां पे एक रूब्रिक्स है, बहुत ही अच्छा रूब्रिक्स है। उसके बाद में हेयर ग्रोथ बिटवीन द आईब्रोज, फॉस्फोरस, वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी हो जाता है। तो लेकिन अभी क्या है ना कि कॉस्मेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से, पहले लड़कियां करती थी, आज के डेट में लड़के भी अपना आईब्रोज बनवा लेते हैं। तो थोड़ा सा हमें यहाँ पे केयरफुल होने की जरूरत है। लेकिन अगर आपको कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा और सामने में ये दिख रहा है, देन यू कैन थिंक अबाउट दिस। मेरे को याद है कि गाजीपुर से एक डॉक्टर आते थे,
डॉक्टर साहनी सर को भी बहुत अच्छे से याद होगा। और उनको बाई रिलीजन वो मुस्लिम थे, लेकिन उनको हनुमान जी लोग बोलते थे उनके साथ में, और जितने लोग आते थे तो उनको हनुमान जी। और वो बड़े ही इनोसेंटली वो हमेशा आकर के, हम लोग थर्सडे का जो डॉक्टर साहनी सर का क्लास चलता था उसमें आते थे एवरी थर्सडे, गाजीपुर उत्तर प्रदेश से पटना आते थे। और बड़े ही ओपनली इनोसेंटली वो बोलते थे कि सर हम, भोजपुरी भाषा उनकी थी, और वो बोलते थे कि सर मैं किसी भी पेशेंट के अंदर में जब देखता हूँ कि यहाँ पे दोनों आईब्रोज के बीच में अगर हेयर ग्रोथ है, तो मैं कुछ भी नहीं सोचता हूँ, सिर्फ फास्फोरस को सोचता हूँ और पेशेंट ठीक हो जाता है। ये उनका एक्सपीरियंस था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम लोग भी वैसा ही करें फास्फोरस का, जब तक कि वहां पे टोटलिटी ना हो। तो एक मिनट, क्योंकि हैनीमैन ने बहुत अच्छे तरीके से समझाया हम लोगों को कि हाउ एवर पिक्यूलियर इट मे बी, सिंगल सिम्टम्स कैनॉट बी द टोटलिटी। तो हमें वो नहीं करना है, इसको इनकॉर्पोरेट करना है। अब मेजेरियम अकेले दवा है, तो हम करली अगर सिर्फ है उसके आधार पे मेजेरियम नहीं दे सकते हैं। एटलीस्ट 60% कवरेज ऑफ द मेजेरियम शुड बी देयर, जो हम टोटलिटी बनाते हैं उसके अंदर में ये होना चाहिए। तब मेजेरियम का या फिर इस रूब्रिक्स का इंपॉर्टेंस वहां पे बढ़ जाता है, और इसका इनकॉर्पोरेशन करने में हमें समझ में आता है कि नहीं, रिजल्ट यहाँ पे मिलेगा ही मिलेगा। तो हेड में हम लोग देख रहे थे, तो करली हेयर यहाँ पे आ गया। अभी हेड के अंदर में करली बिकम्स, अब जैसे ये मैंने वही कहा ना कि बी केयरफुल विद दिस टाइप ऑफ द प्रेजेंटेशन। अभी जो आप देख रहे हो यहाँ पे आजकल फैशन चला हुआ है, बच्चे लोग इस तरह से अपने बाल को बनवाते, ये करते, तो हमें थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। इस तरह का प्रेजेंटेशन आता है तो, कि उनका खुद का है या फिर उन्होंने खुद से करवाया हुआ है, ये नेचुरल है या फिर उन्होंने ऐसा कराया है। अब ये आप देख करके, जो जिन्होंने इंदिरा गांधी जी को देखा होगा, उनको बहुत अच्छे से ये समझ में आ जाएगा कितना पिक्यूलियर। और इसमें आप मेडिसिन देखो, और केंट मेट्रिया मेडिका में ये इंडिकेशन है, वहां से ये लिया गया है। सोरिनम वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रेमेडी, हेयर ग्रे बिकमिंग स्पॉट इन। स्पॉट में बाल झड़ना जो होता है, हम लोग उसको तो रूब्रिक्स में कन्वर्ट करते हैं, बहुत अच्छी अच्छी दवाइयां। और हमारे पास में इस तरह के केसेस ठीक भी होते हैं, होम्योपैथी में बहुत सारे केसेस ठीक हुए हैं कि एक गुच्छा में एक जगह से बाल का उड़ जाना। लेकिन ये एक तरह का पिकुलरिटी है। अगर ऐसे पेशेंट आपके पास में आते हैं, तो आपको अगर सिम्टम्स और कुछ नहीं मिल रहे हैं, तो हमें इस तरह के रूब्रिक्स को उठा करके वहां पे इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। क्योंकि केंट ने भी बहुत अच्छे से कहा है कि वेयर देयर इज पॉजिटिव सिम्टम्स, यू कैन थिंक अबाउट द जनरल एंड कॉमन सिम्टम्स। तो जो पेशेंट के जो जनरल और कॉमन सिम्टम्स है ना, हम लोग उसको अगर ले करके चलते हैं, तो इस तरह के प्रेजेंटेशन आपको अगर दिखता है, आप मेमोराइज भी कर सकते हो ना, कि हेयर बिकमिंग ग्रे स्पॉट इन, यू कैन मेमोराइज सोरिनम वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रेमेडी। जैसे हम लोग हमेशा अभी डिस्कस कर रहे थे, एक बार हम थे डॉक्टर साहनी सर और डॉक्टर रवि सिंह। तो एक पेशेंट के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे, रास्ते में थे हम लोग, वो गाड़ी में चल रहे थे ब्लूटूथ पे, तो सबकी आवाजें आ रही थी। और अचानक से आया ना कि उसको बहुत स्किन में इरप्शन है और पेशेंट डिप्रेशन में है। व्हेन यू विल गो टू द माइंड, नो सैडनेस, इरप्शन सप्रेस्ड, ऐसे करके देयर इज ओनली वन रूब्रिक, सोरिनम। और रवि सिंह ने उसको प्रिस्क्राइब करा था, एंड देन ही सेड कि बहुत बढ़िया रिजल्ट हम लोगों को मिला। तो ये मेमोराइज करने की चीज है, कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसी रूब्रिक्स है जिसको कि आप मेमोराइज भी कर सकते हो, और अगर वो प्रेजेंटेशन आपको मिल जाता है, तो उसको आप इनकॉर्पोरेट बहुत कॉन्फिडेंटली कर सकते हो। तो हेयर के अंदर, हेड के अंदर में ये हेयर का रूब्रिक्स आप यहाँ पे देख रहे हो। ठीक इसी तरह से आईज के अंदर में जब हम जाते हैं, तो ग्लेजी अपियरेंस, ब्लैक, उसमें आप देख रहे हैं ना ब्रिलियंट, वहां पे ऐसे करके लिखा हुआ है ग्लेजी अपियरेंस, एक चमकता हुआ जैसे बोलते हैं ना। और खास करके जब हम एक्सप्रेशन की बात करते हैं ना, तो फेस में वैरायटी ऑफ एक्सप्रेशन, आप जब जाएंगे फेस के अंदर में, तो एक्सप्रेशन करके वहां पे रूब्रिक्स है, और उसके अंदर में वैरायटी है, एक्सप्रेशन का वैरायटी है। और यहाँ पे मैं एक्सप्रेशन की बात इसलिए कर रहा हूँ, क्योंकि एक्सप्रेशन में आइज का बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत ही बड़ा रोल होता है। इसलिए आईज को भी देखना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लेजी अपियरेंस, द ब्रिलियंट आई, जो बोलते हैं ना, आप जब इसका मीनिंग देखें ना, तो हिंदी में लिखा हुआ चमकता हुआ। तो वो चेहरे का जो चमक बोलते हैं ना, कि बड़ा चमकता हुआ चेहरा है। तो अगर पेशेंट आपके पास में आता है और इस तरह का अगर प्रेजेंटेशन होता है, यू कैन थिंक अबाउट दिस रूब्रिक्स, एंड सो मेनी मेडिसिन आर, ऑल द मेडिसिन आर फ्रॉम द केंट मेट्रिया मेडिका। इतने सारी दवाइयां हैं, फॉस्फोरिक एसिड वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रेमेडी, प्लेटिना इज ऑल्सो देयर, पल्सेटिला इज ऑल्सो देयर, बेलाडोना इज ऑल्सो देयर, ऐसे करके। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि कितनी अच्छी दवाइयां हैं। ओपीएम बहुत इंपॉर्टेंट दवा है, खास करके इस तरह के अपीयरेंस के लिए। तो ऐसे करके आपको आईज के अंदर में, अगर ऊपर से नीचे हम लोग चलते जा रहे हैं, तो एक एक करके पेशेंट कुछ बोल भी नहीं रहा, आप गौर से उसको देखते चले जा रहे हैं, आप रूब्रिक्स बनाते चले जा रहे हैं, उसको इनकॉर्पोरेट करते चले जा रहे हैं, तो आपका केस टेकिंग वहां पे होता चला जा रहा है। वाइल्ड लुक उसी तरह से है, आंख यहाँ पे आप देख सकते हैं, फोटोग्राफ्स के थ्रू हमने समझाने का कोशिश किया, बताने का कोशिश किया है। वाइल्ड लुक यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसके अंदर में भी बहुत सारी दवाइयां, बहुत अच्छी अच्छी दवाइयां हैं।
और खास करके इसको हम लोग बोलते हैं ना कि कॉमन मेडिसिन प्रेजेंटेड इन अनकॉमन वे। जैसे सोरिनम की बात अभी हम लोग कर रहे थे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कॉमन रेमेडी एंड प्रेजेंटेड इन अनकॉमन वे। बड़ा तो ये ऐसे जो रूब्रिक्स होते हैं ना, बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है, इसका इसका रोल बहुत बड़ा होता है। जब कभी भी आप देखेंगे प्रिस्क्राइब करके, तो उसमें आपको रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। अभी भागलपुर में संडे को ही हम लोग वहां पे थे और मेरा एक लेक्चर था वहां पे, तो बातें चल रही थी रिपोर्टरी के ऊपर में, और खास करके तो एक रूब्रिक्स हमेशा मैं डिस्कस करता हूँ जो आप लोगों के साथ में भी मैं डिस्कस करना चाहूंगा। एक रूब्रिक्स है, जैसे हम लोग फीवर के केस में देखते हैं, जो कॉमन मेडिसिन रेमेडी प्रेजेंटेड इन अनकॉमन, उसके बाद उसके बारे में मैं बोल रहा हूँ। तो एक रेमेडी है आर्सेनिक एल्बम, और जो रूब्रिक्स है उसके लिए, जैसे फीवर, तो फीवर में पास्ट हिस्ट्री पे चर्चा कर रहा था, इमीडिएट पास्ट पे खास करके, कि फीवर आने के पहले क्या हुआ था। आप रिपोर्टरी में जाएंगे वहां पे देखेंगे फीवर डायरिया आफ्टर देयर इज ओनली वन रेमेडी दैट इज द आर्सेनिक एल्बम। और ये हैनीमैन ने वहां पे लिखा हुआ है, हैनीमैन का जो लिटरेचर है वहां से इसको लिया गया है, और इतना बढ़िया काम करता है। आप अगर थोड़े से उसके प्रेजेंटेशन आर्सेनिक के मिल जाते हैं, वो जो रेस्टलेसनेस है, थर्स्ट मिल जाता है, ये सारी चीजें मिल जाती है, उसके बाद में फिर आप जो बोलते हैं ना कि एकदम रामबाण की तरह काम करना, वैसा काम करता है। तो ये मेमोराइज करने की चीज है, मैं इसलिए ये बोल रहा हूँ। और इसका जस्ट अपोजिट है वहां पे, कि डायरिया फीवर आफ्टर देयर इज ओनली वन रेमेडी अगेन हैनीमैन एंड दैट इज द फॉस्फोरस। इस तरह से बहुत सारी ऐसे रूब्रिक्स हैं जिसके अंदर में कॉमन मेडिसिन है और अनकॉमन वे में वहां पे प्रेजेंटेड है। तो ये जो रूब्रिक्स है, जो ऑब्जर्वेशनल पार्ट हमारा अगर स्ट्रांग हो जाता है, तो इन सब चीजों को भी हम वहां पे इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं, जो कि सोरिनम के बारे में देखा हमने, मेजेरियम के बारे में हम लोगों ने देखा, ऐसे करके सिंगल सिंगल रेमेडी और उनका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे। नाउ द आई विंकिंग। अब इसमें पेशेंट आकर के हमें बताता नहीं, क्योंकि उसको ये तकलीफ नहीं है, ये मैंने फोटो से समझाने का कोशिश किया है, एक राइट और एक लेफ्ट को। जैसे ये होता है ना, ये तो थोड़ा अलग है, ये वीडियो और ये फोटो बहुत फेमस हुआ था, तो मैं समझाने के लिए वीडियो में यहाँ पे नहीं डाल सका हूँ। आप देखोगे कि पेशेंट सामने में बैठा रहता है और उनकी आंखें बड़ी तेजी से ऐसे ऐसे करके ब्लिंक करते रहता है, तो उसको विंकिंग, ब्लिंक भी बोलते हैं हम लोग, और विंकिंग करके आईज के अंदर में रूब्रिक्स है वहां पे। पेशेंट को कोई तकलीफ नहीं है, पेशेंट इसके बारे में चर्चा भी नहीं करना चाहता है, वो बस आया है और आपके सामने में बैठा हुआ है और उसकी आंखें बहुत तेजी से ऐसे ऐसे करके विंक कर रहा है। नो नीड ऑफ इंटरप्रिटेशन, यहाँ पे आपको कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं। जो हम लोग जितने भी रूब्रिक्स के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जो आइज के बारे में, हेयर जो ग्रे बिकमिंग स्पॉट के बारे में, इसमें इंटरप्रिटेशन का जरूरत ही नहीं है। पेशेंट आकर के अपनी आंखें ऐसे ऐसे करके कर रहा है, मटकाना जो बोलते हैं कर रहा है, आपको कोई जरूरत ही नहीं कि आप इसमें इंटरप्रिटेशन में जाएं। बस आप इसको एज इट इज रूब्रिक्स के रूप में इसको ले लेते हैं, और वहां पे इतनी सारी दवाइयां हमें मिल जाती है। और ये फोटोग्राफ्स आप लोग इसको अगर रिकॉल करें तो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। नाउ कमिंग टू द नोज, यू कैन जस्ट सी डायलेटेड नॉस्ट्रिल्स। नोज में जब हम आते हैं तो डायलेटेड नॉस्ट्रिल्स, यहाँ पे भी बहुत अच्छी अच्छी दवाइयां दी गई है। तो नोज में भी हम लोग देखते हैं ना, और भी कई तरह के नोज, जब आप जाएंगे वहां पे तो कई तरह के वेराइटी ऑफ नोज मिलेंगे। तो इसमें डायलेटेड, ये जो नॉस्ट्रिल है ना, यहाँ पे एक रूब्रिक्स ऑन फैन लाइक मूवमेंट ऑफ द नॉस्ट्रिल, वो भी हमारे पास में रूब्रिक्स। पेशेंट सामने में बैठा हुआ है और उसका वो जो साइड वाला जो है ना, वो ऐसे ऐसे करके फड़कते रहना, जैसे होता है ना, वो मूव करते रहता है, फैन लाइक मूवमेंट, तो वैसे करके उसका मूव करते रहता है। नोज के अंदर में पॉइंटेड नोज, पतला सा नाक, लंबा सा, जो बोलते हैं ना कि ऐसे करके पतला सा नाक होता है, पॉइंटेड नोज। वी कैन थिंक अबाउट द जस्ट लाइक डायलेटेड नॉस्ट्रिल, पॉइंटेड नोज। उसके बाद में थिक नोज, मोटा सा नाक, जैसे होता है ना वो मोटा सा नाक। तो ये करके ये इनकॉर्पोरेट करना है हमें। करना क्या है यहाँ पे, कि पेशेंट जवाब नहीं दे रहा है, हमें कुछ मिल नहीं रहा है, चलो ठीक है, हम इसको भी लेकर के, इसको आधार बना करके नहीं, लेकिन कम से कम इसको इनकॉर्पोरेट करके रूब्रिक्स हम यहाँ पे बना, फेरामाइड, कैलिकार्प, ये भी आप देख रहे हैं यहाँ से केंट से। मैंने कोशिश करी है कि जो केंट रिपोर्ट मेट्रा मेडिका से, उन्हीं दवाइयों को यहाँ पे हम लोग लेकर के चल रहे हैं। तो नोज थिक, नोज पॉइंटेड, ये हम लोगों ने देखा। नोज के अंदर में मोशन विंग्स ऑफ फैन लाइक, नोज ऑयली, नोज पिकिंग, नोज आपके सामने में बैठा हुआ, खास करके छोटे छोटे बच्चों के अंदर में आप देखो कि हमेशा नाक में उंगली डाले हुए, कॉन्स्टेंट डिजायर टू पिक द नोज, नाक को ऐसे ऐसे करके उंगली डाल करके, ये सारी चीजें वहां पे आपको दिख जाती है। उसमें आपको किसी भी तरह का इंटरप्रिटेशन का जरूरत नहीं है। तो इस तरह से हम लोग देखते चले जाते हैं। तो और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू ऑब्जर्व इज द फेशियल एक्सप्रेशन, जस्ट आई वाज टॉकिंग अबाउट, कि हम लोग फेशियल एक्सप्रेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको देखना बहुत जरूरी है। पेन, खास करके जब अगर हम लोग बात करते हैं ना पेन में, मेरे को याद है कि डॉक्टर साहनी के पास में मैं जब शुरू शुरू में गया था, तो डॉक्टर साहनी, पेशेंट ने बोला क्या तकलीफ है, बोले सर में दर्द है, तो बोले हाँ और क्या तकलीफ है, तो नहीं सर में दर्द है, ये बार बार रिपीट करते थे। अब उसके चेहरे पे, उन्होंने बताया कि उसके चेहरे से वो जब तक दर्द नहीं दिख रहा है ना, तब तक हम उसको नहीं कहेंगे कि हाँ वो सच में दर्द है।
क्योंकि हमारे पास में एक रूब्रिक्स है लैमेंटिंग, माइंड के अंदर में जब जाएंगे ना तो लैमेंटिंग, क्योंकि पेशेंट वो जानबूझ करके इस तरह से अपने आप को प्रेजेंट भी करता है कभी कभी कि डॉक्टर विशेष ध्यान दे मेरे ऊपर में, थोड़ा वो ज्यादा ध्यान देगा तो मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा, जो हम लोगों ने देखा ना कनिंगली, तो इस तरह से। तो वो एक्सप्रेशन में आना चाहिए, वो अगर दर्द है तो दर्द उसके चेहरे पे दिखना चाहिए, जो भी तकलीफ है ना वो कहीं ना कहीं से रिफ्लेक्ट करना चाहिए, क्योंकि कहा गया कि माइंड इज द ओनली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द वाइटल प्रिंसिपल एंड गेटिंग रिफ्लेक्टेड थ्रू द बॉडी। तो इसके लिए वो उसका एक्सप्रेशन, उसका बॉडी लैंग्वेज, ये बहुत जरूरी है कि सारी चीजें उसका एक्सप्रेस होना चाहिए। तो उसके अंदर में फेशियल एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट। नाउ द एंक्सस, अब ये एंजाइटी की अगर हम बात करते हैं तो वहां पे एंक्सस जो है ना, वो उसका चेहरा देख करके ही पता चल जाता है कि लगता है कि कुछ तकलीफ में ये है। इसमें पूछने की जरूरत ही नहीं होती कि नहीं इसको चिंता है कि नहीं है, वो चेहरा देख करके समझ में आ जाता है और हम बोलते हैं कि कुछ चिंता है क्या। या फिर खुशी भी जैसे होता है ना, चेयरफुल अगर हम लोग बात करते हैं तो वो चेयरफुलनेस चेहरे पे दिख जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर इंटरप्रिटेशन की हम बात करें तो एक रूब्रिक्स हमारे यहाँ सिंपैथेटिक, हम लोग अक्सर पूछते हैं पेशेंट से कि दया भाव कैसी है आपकी। तो कुछ पेशेंट होते हैं ना वो बोलते हैं हाँ डॉक्टर साहब बहुत दया है, और अक्सर हम विंटर में कंबल बंटवा देते हैं, गर्मी के मौसम में पानी के लिए हम व्यवस्था करते हैं ताकि गरीब लोगों को पानी। लेकिन ये बोलते हुए वहां पे ईगो ज्यादा दिख रहा होता है और सिंपैथी कम दिख रहा होता है। तो ये जो है ना एक्सप्रेशन, वो रिफ्लेक्ट करना बहुत जरूरी है। मैं इसकी चर्चा इसलिए कर रहा हूँ कि वहां तो इंटरप्रिटेशन की बात होती, लेकिन यहाँ पे इंटरप्रिटेशन न करने के बावजूद आप उस रूब्रिक्स को बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। सो फेस एक्सप्रेशन एंक्सस, उसके बाद में फुलिस, आपके सामने में बैठा हुआ आप देख करके समझ सकते हो कि बड़ा बेवकूफ के जैसा इसका हरकत है, बड़ा बेवकूफ के जैसा ये फेस। फेस में माइंड में जब आप जाएंगे तो एक रूब्रिक्स है वहां पे ग्रिमेसेस, फेस को बहुत ही म्यूटिलेट करना और उसको तरह तरह से अपने फेस को बना बना करके आपके सामने में जब बात करेगा या पेशेंट बात करेगी तो आपको मिलेगा। तो इस पुलिस के साथ में ग्रिमेसेस को भी मैं अक्सर रेफर करता हूँ, आप वहां पे भी जा करके। और मेडिसिन का जब आप देखोगे ना तो आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाए, जैसे बैराइटा कार्ब, ब्यूफोराना, ये देख करके ही समझ में आ जाता है कि नहीं यहाँ पे इस तरह के मेडिसिन को इनकॉर्पोरेट किया गया जिसके अंदर में इस तरह की हरकत देखने को हम लोगों को मिलता है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि ब्यूफो को बहुत ही इंपॉर्टेंस दिया गया है इस रूब्रिक्स के अंदर। सो एक्सप्रेशन फुलिश, देन द एक्सप्रेशन फ्राइटेंड, डरा हुआ, खास करके छोटे बच्चे जब हमारे क्लिनिक में एंटर करते हैं ना तो वो बड़े डरे से रहते हैं, उनके अंदर में एक डर का भाव रहता है। कभी कभी कुछ बड़े जो होते हैं उनके अंदर में भी बड़ा डर का भाव रहता है कि पता नहीं जा रहे हैं कुछ क्या होगा। छोटे बच्चों के अंदर में तो समझ में आता है कि उनको लगता है कहीं इंजेक्शन ना पड़ जाए या फिर डॉक्टर कुछ ऐसी कड़वी दवा ना दे दे। लेकिन बड़े जो लोग होते हैं उनके अंदर में डर होता है कि पता नहीं डॉक्टर क्या बताएंगे, बीमारी क्या निकल करके आएगी। तो उनके अंदर में डॉक्टर के नाम पे, जैसे होता है कई बार ऐसा होता है कि डॉक्टर के नाम से ही डर लगता है कि पता नहीं क्या बता देंगे, क्या जांच लिख देंगे, क्या होगा नहीं पता। तो ऐसे करके वो उनका एक एंटिसिपेशन जो होता है वो वहां पे दिखने लगता है। तो उनके चेहरे से वो डर का जो भाव है, जो फ्राइटेंड एक्सप्रेशन है, वो निकल करके आता है। स्ट्रेमोनियम वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रेमेडी, एकोनाइट इज ऑल्सो देयर। तो हम लोग ऐसे करके इसमें देखते हैं, टैरेंटुला भी है, बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी है। तो इस तरह से लाइसिनम, इसमें वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी है, जो डर का भाव, जैसे खास करके एनिमल, जो एनिमल वाले जो ग्रुप होते हैं ना उनके अंदर में भी आप देखोगे कि डर बहुत ज्यादा होता है। फियर ऑफ बीइंग इंजर्ड की जब हम बात करते हैं, फारूक सर ने भी एक बार अपने लेक्चर में कहा था कि उसमें आप देखोगे कि एनिमल ग्रुप से जो मेडिसिन है ना उसके रोल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्योंकि जब हम लोग रोड से जैसे गुजरते हैं ना तो वो गाय कुत्ता, उसको भी डर लगता है कि वो कहीं मार ना दे, और हम लोग को भी डर लगता है कहीं, वी आर ऑल्सो एनिमल, तो हम लोगों को भी डर लगता है। तो ये जो डर है ना, बीइंग इंजर्ड, और कि मतलब कुछ हमें नुकसान न कर दे, वो एनिमल ग्रुप में आपको ज्यादा मिलेगा। तो अगर आप ग्रुप वाइज अगर किसी रेमेडी को आप सोचो तो वहां पे अगर ऐसे रूब्रिक्स मिले तो आप एनिमल ग्रुप के बारे में आप सोच सकते हो, वहां पे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट एक्सप्रेशन सिकली, बीमार के जैसा, उसका चेहरा ही देख करके बीमार है, वो चेहरा देख करके हमें समझ में आ जाता है। उसके बाद में एक्सप्रेशन वैकेंट, एकदम खाली खाली, लगता है कि कुछ है ही नहीं जिससे बात करो। बहुत बारी ऐसे होता है हमारे पास में, हम लोग के सामने में स्टूडेंट भी बहुत आते हैं, जो लोग टीचिंग में होंगे उनको देख करके मिला होगा कभी देखने के लिए, कि बहुत से बच्चे होते हैं जिनका चेहरा बड़ा स्माइलिंग होता है, बहुत अच्छे से कम्युनिकेट करते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो एकदम शांत चुपचाप खाली, जैसे लगेगा कुछ है ही नहीं उनके अंदर में। तो पेशेंट भी ऐसे आते हैं हमारे पास में। तो हमें इन सब चीजों को देखना चाहिए, ऑब्जर्व करना चाहिए। नाउ दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, रिंकल्ड फोरहेड, रिंकल्ड। अब इसमें पेशेंट को कोई तकलीफ भी नहीं है, वो बीमारी के रूप में इसको लेकर के नहीं आया है, लेकिन हमारे पास में अगर पॉजिटिव ऑफ सिम्टम्स है देन वी कैन थिंक अबाउट द रिंकल फोरहेड। चेहरे पे अगर झुर्रियां पड़ी हुई है, और खास करके एज के हिसाब से इस रिंकल्ड का इंपॉर्टेंस तब और बढ़ जाता है जब एज अगर रिंकल्ड का नहीं है और फिर भी वहां पे रिंकल्ड है,
तो ये रूब्रिक्स जो है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो रिंकल्ड फोरहेड, आप यहाँ पे फेस में जाकर के इसको देखेंगे तो ऐसे करके facial expression sometimes need interpretation but few things which need not interpretation such as hair growth on face। yes, अब फेस अभी जो हम लोग बात कर रहे थे तो वहां पे कभी कभी इंटरप्रिटेशन करना पड़ रहा है, जैसे हम लोग एंग्सस तो लगता है अच्छा चिंता में है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें जैसे रिंकल्ड के बारे में अभी हम लोगों ने बात किया, उसमें कोई इंटरप्रिटेशन की जरूरत नहीं है। फ्रॉनिंग, कोई इंटरप्रिटेशन की जरूरत नहीं है। फ्रॉन करके बात करना, छोटे बच्चों में खास करके आप देखोगे कि फ्रॉनिंग जब बात करता है तो वो फ्रॉन यहाँ पे ऐसे करके आंख भाव सबको चढ़ा करके बात करता है। तो ठीक उसी तरह से हेयर ग्रोथ, आप जैसे यहाँ पे अभी जो हम बात कर रहे थे ना, फेस हेयर ग्रोथ ऑफ हेयर आईब्रोज बिटवीन कैली नाइट्रेट यहाँ पे देखोगे, और दूसरा में फॉस्फोरस यहाँ पे दिया गया है। दोनों आंख आईब्रोज के बीच में हेयर का ग्रोथ है जो अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो ये रूब्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। देन जो हम लोग बात करते हैं फेस के अंदर में हेयर ग्रोथ ऑफ हेयर आईब्रोज थिक बुशी मेडोरिनम एंड सल्फर, बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी यहाँ पे है। ये भी रूब्रिक्स आज नया रूब्रिक्स है, लेकिन हम लोग इसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, सिंथेसिस रिपोर्टरी में ये आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद में ये आप देख सकते हैं कि फेस में हेयर ग्रोथ ऑफ हेयर वुमेन इन लिप्स अपर, इसके अंदर में जो मेडिसिन आप देखोगे कॉर्टिकोस्टेरॉइड हाइड्रोजेनियम ऐसे करके जो मेडिसिन यहाँ पे दिया गया है, थायराइडिनम। अब ये हमें गाइड भी करता है कि अगर इस तरह का खास करके अगर फीमेल में है, मेल में तो ये बहुत कॉमन है, अगर फीमेल में है तो ये हमें गाइड भी करता है कि हमें लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन में, जो हम लोगों ने शुरू के स्लाइड में देखा था कि लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन में हमें ये मदद करता है कि अगर इस तरह का हेयर ग्रोथ दिखता है देन वी शुड थिंक अबाउट द पीसीओडी और ये सब चीजें हैं, हार्मोनल चेंजेस बॉडी के अंदर में हो रहा है तो उसके टेस्टेरोन का टेस्ट कराना, थायराइड का पूरा हम लोगों का टेस्ट कराना, देन यूएसजी करा करके उसका देखना कि कहीं पीसीओडी पीसीओएस का केस है कि नहीं है। तो ऐसे करके ये हमें गाइड भी करता है, और साथ ही साथ ये जो रूब्रिक्स है इसको हम इनकॉर्पोरेट करते हैं, और हमने देखा है कि नेट्रम यूर वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रेमेडी, और इसको हम लोगों ने कई बार इनकॉर्पोरेट किया है। साथ में कभी कभी जैसे अगर आपको इसमें सोचना होता है कि हम नोसोड्स या सार्कोड्स को यूज करें तो उसके लिए भी हमारे पास में दवाइयां इसके अंदर में दी गई है। सिमिलरली इन माउथ, बहुत सारे रूब्रिक्स हम सबको यहाँ पे नहीं दे सकते हैं, लेकिन कुछ हम यहाँ पे आपको बताने का। सिमिलरली इन माउथ वी मे सी द टंग टिथ इरेगुलर, टंग के अंदर में आप देखोगे वहां पे जैसे ब्लैक टंग है, इंडेंटेड टंग है, वो टंग के चारों साइड से आप देखोगे कि दांत का वहां पे इम्प्रिंट बना हुआ है, तो वैसे करके वहां पे वो आप देख सकते हैं। वहां पे डिस्कलरेशन देख सकते हैं, क्रैक, क्रैक के अंदर में भी आप जाकर के देखोगे तो बहुत सारे मिलेंगे। उसमें है कि लेंथ वाइज है, उसके बाद में हॉरिजॉन्टल ऐसे करके उसमें बना हुआ है, उसके अंदर में क्रैक के अंदर में भी बहुत सारे सब रूब्रिक्स हैं। ठीक उसी तरह से टिथ के अंदर में इरेगुलर, इवन की ब्लैक डिस्कलरेशन ऑफ टिथ ब्लैक, न कोई टोबैको का यूज नहीं है, कुछ भी नहीं है, उसके बाद में भी आप देखोगे कि उनकी दांत जो है उनका पेशेंट का वो काला होता है। तो ये सारे रूब्रिक्स वहां पे भरे पड़े हैं जो पेशेंट को सामने में मतलब कुछ बोल भी नहीं रहा है, बैठा हुआ है, फिर भी हम लोगों को दिख जाता है, या कुछ बस सिर्फ नाम आपने पूछा और वहां पे आपको दिख जाएगा कि दांत उसके इरेगुलर है। आप नहीं बात करना चाहता, अच्छा ठीक है टंग दिखा दो, तो टंग जब दिखाएगा तो वो हम लोग वहां पे देख सकते हैं। छोटे बच्चों के अंदर में एब्डोमेन के अंदर में पेट फुला हुआ है, पॉट बेलिड चिल्ड्रन, उसके अंदर में सैनिकुला और स्टेफेसेगेरिया वहां पे रूब्रिक्स है, मेडिसिन है वहां पे। डिस्टेंडेंट चिल्ड्रन इन करके है, पॉट बेलिड चिल्ड्रन, बताने की जरूरत नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन हम लोग वहां पे देख रहे हैं कि इसका पेट निकला हुआ है, वी कैन थिंक अबाउट दिस। स्किन के अंदर में भी हम लोग ड्राई, रफ, ग्रीजी, साइनिंग ऐसे करके, चेहरे पे आप पूछ सकते हो कि तेल आपने कोई लगाया तो नहीं, तो वो आपको दिख जाता है वहां पे। तो इस तरह से आप हम लोग स्किन के ऊपर में भी हम लोग ऑब्जर्वेशन अपना कर सकते हैं। देन जनरल के अंदर में टॉल पीपल, ये आप देख रहे हो एक फोटोग्राफ से हमने समझाने की कोशिश, ये पाकिस्तान का शायद फोटो है, सबसे दुनिया का लंबा आदमी का ये फोटो है। तो टॉल पीपल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कभी कभी होता है क्या ना, और इसको वेरीफाई करने का एक तरीका है जो अभी हम एक केस के माध्यम से आप लोगों के बीच में डिस्कस करेंगे। वो केस ठीक होना बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट नहीं है, मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कि केस ठीक हो गया वो बताना नहीं है मेरा पर्पस, बताना है कि हाउ आई इनकॉर्पोरेटेड एंड गॉट द रिजल्ट। तो ये जो टॉल पीपल है ना, ये भी हमारे पास में रूब्रिक्स है। हम लोग इसको बिना देखे बिना पूछे हुए, बस लंबा है वो तकलीफ भी नहीं है उसको, बताएगा नहीं कि हमारी लंबाई है उसको कम करना है, कोई भी नहीं बोलता है, लेकिन ये इनकॉर्पोरेट होता है। तो एक छोटा सा केस आप लोगों के सामने में मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ये आप देख 2020 का केस है, ये प्रेजेंटेशन भी मैंने काफी पहले बनाया था। तो 21 साल की बहुत कम एज की लड़की, और वो आई मेरे पास में इनफर्टिलिटी का इलाज कराने के लिए कि बच्चा नहीं हो रहा है, और उसके शादी के 3 साल हो गए थे। गांव से वो लोग बिलोंग करते थे, कम एज में शादी हो गई थी, और होता है वहां पे गांव में ना कि जल्दी से बच्चा होना चाहिए, तो घर वाले बहुत प्रेशर दे रहे थे।
तो पहले तो मैंने देखा तो मैंने कहा कि ये खुद बच्ची है, इसको क्या बच्चा होना चाहिए, लेकिन नहीं नहीं डॉक्टर साहब, इसका ट्रीटमेंट आप कीजिए, और एक दो केस आपके यहाँ से ठीक हुए हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि उनके परिवार के जो लोग आ गए थे, तो हम लोग चाहते हैं कि इसको भी बच्चा हो, तो इसका आप ट्रीटमेंट कीजिए। तो वो आई मेरे पास में इलाज कराने के लिए। इसमें डेट वगैरह आप देख रहे हैं कि वहाँ पे डाला हुआ है। उसका जो पैथोलॉजिकल रिपोर्ट वाज शोइंग इम्प्रॉपर ओवुलेशन साइकिल, hemoglobin was 9.8, her husband's semen analysis was quite normal with 75% mortality of the sperm। ये सारी चीजें आप यहाँ पे देख रहे हैं। फैमिली हिस्ट्री में भी कुछ एबनॉर्मेलिटीज नहीं था। उसके बाद में सी गॉट मैरिड 3 years ago with a painter belongs to a village, मतलब गांव के लोग थे, वो पेंट का काम करता था। और सब कुछ सही होने के बाद में भी रिलेशनशिप वॉज ये सब कुछ मतलब रिलेशन वगैरह सब कुछ उसके सही थे, उसके बाद में भी वो कंसीव नहीं कर रही थी। तो फिर कुछ मेंटल सिम्टम्स और बाकी जो टोटेलिटी था सब सब कुछ हमने वहां पे कलेक्ट करने का कोशिश किया। तो बहुत शॉर्ट में हम केस में जा रहे हैं। फियर ऑफ थंडर स्टॉर्म, फास्टिडियस, कंपनी डिजायर फॉर वैनिटी, क्योंकि वो जो आई थी तो पूरा सज धज करके आई, और पूरा जो बोलते हैं ना कि लिपस्टिक लगा करके, वो फाउंडेशन लगा करके, मेरे को अभी भी याद है उसका चेहरा, तो वो सारा कुछ लगा करके आई थी। हमारे पास में एक रूब्रिक्स है सिंथेसिस में, वैनिटी, तो हमने उस रूब्रिक को भी लगाया। फास्टिडियस भी रूब्रिक्स हम लोगों ने लिया। रेड कलर डिजायर, लाल साड़ी पहन करके आई थी, मेरे को ये भी अभी याद है। और बाकी सब यहाँ पे आप देख रहे हैं ऐसे करके। तो ये हमने जो सारा जो रूब्रिक्स का कलेक्शन किया, उसके बाद में हमने रिपोर्टराइज किया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि माइंड के अंदर में कलर रेड, डिजायर फॉर, कंपनी डिजायर फॉर, फास्टिडियस, फियर थंडर स्टॉर्म ऑफ, वैनिटी, ये 5 रूब्रिक्स माइंड से हम लोगों ने लिया। उसके बाद में सर में जू, इंस्पाइट ऑफ की सी वॉज फास्टिडियस, बट सर में जू था। और मैंने, जब भी ये होता है ना लाइस का, तो मैं अक्सर पूछता हूँ कि ये अपना है या मतलब कहीं से आया है। तो आया है मीन्स कि आप कभी जैसे होता है ना कि कहीं चले गए, मैके चले गए, या फिर स्कूल में बच्चे होते हैं वहां पे, तो उनको आ जाता है, लेकिन जिनका अपना होता है नहीं, कितना भी दवाई लगा लो वो जाता ही नहीं। तो वो था। फिर उसके बाद में स्टमक में वॉमिटिंग, राइडिंग इन कैरेज एग्रावेट, गाड़ी में जाने पे वॉमिटिंग होता था। फीमेल जेनेटिलिया के अंदर में स्टरलिटी रूब्रिक्स हमने लिया। उसके बाद में फूड एंड ड्रिंक्स के अंदर में पंजेंट थिंग्स डिजायर, ये लिया। आप देख रहे हो यहाँ पे कि फॉस्फोरस, सॉरी सल्फर, टोटल 9 रूब्रिक्स लिया, जिसमें कि 8 को कवर करके 8 पॉइंट के साथ में सल्फर यहाँ। हाँ संजय जी, कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम है सर। हमने ट्रांसमिट किया सल्फर वहां पे, आप यहाँ पे देखोगे ऑन 12 जनवरी सी, हमने उसको सर डिस्कनेक्ट हो गए हैं शायद। डिस्कनेक्ट हो गए हैं। हाँ आ गए दोबारा हैं। ज्वाइन, हाँ सर ज्वाइन करें। हाँ संजय जी, हाँ आवाज आ रही है मेरी? हाँ आप आ रही है। आपका हाँ, मैंने पता नहीं कैसे पोस्ट कर दिया हूँ, डिस्कनेक्ट हो गया था। अपलोड हाँ अपलोड कर सकते हैं। जी जी, डिस्कनेक्ट हो गया था। जी अभी आ रहा है, दिख रहा है ना? हाँ जी सर, दिख रहा है। ओके। तो 0/2 में मैंने ट्रांसमिट किया था। और 20 फरवरी, सबसे पहले तो उसका ऑन 12 जनवरी सी रिपोर्टेड विथ नो चेंज, प्रिस्क्राइब्ड सल्फर 0/2। देन 20 फरवरी को
फिर से मैंने उसको बोला, सी केम बैक विथ नो चेंज एंड एज यूजुअल मीन्स वाज नॉर्मल। ये सारा कंडीशन था। सल्फर हम लोगों ने 0.2 पे रखा हुआ था उसको। उसके बाद में एवरीथिंग वाज सेम, ऑल द सिम्टम्स व्हाट आई हैड टेकन एंड कंसीडर्ड फॉर रिपोर्टराइजेशन, सब कुछ वैसे ही था, सेम था। और जो हम लोगों ने रूब्रिक्स देखा था तो मैंने देखा कि नहीं, वो सल्फर ही निकल करके आ रहा था। अचानक से मेरे को एक वहां पे ध्यान में आया, वो जब पेशेंट आई थी तो उसके साथ में उसका भाई, उसके फादर, उसकी मदर और वो पेशेंट, मतलब ससुराल पक्ष से कोई नहीं था। हाँ यस, उसके हस्बैंड भी थे वहां पे। और ये इतने लोग आए थे मेरे क्लिनिक में। और अचानक से मेरे को ध्यान में आया कि अपने भाई से भी वो लंबी थी, अपने हस्बैंड से भी वो लंबी थी, अपने फादर के बराबर थी, अपने मदर से तो लंबी थी। अचानक से मेरे को ये चीजें वो ध्यान में आने लगा। वो जब लगा कि नहीं, ये चीज मेरे से छूट गई, ये जो ऑब्जर्वेशन था वो मेरे से छूट गया। सो जस्ट आई वाज थिंकिंग वेयर आई एम रॉन्ग। सो सडनली आई रियलाइज नो कि ये जो है ना, रूब्रिक्स हमें सोचना चाहिए था। ये अगर हम, क्योंकि सल्फर हम चला रहे हैं पिछले 2-3 महीने से और कोई काम नहीं कर रहा है, तो मेरे को सोचना चाहिए था कहीं ना कहीं कुछ तो है कि इसमें कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, कोई चेंजेज नहीं हो रहे हैं। अब आप रिपोर्टरी में जो हमने अभी देखा, वहां पे जो रूब्रिक्स था टॉल पीपल, तो हमने उसको इनकॉर्पोरेट किया इस रूब्रिक्स को, टॉल पीपल फ्रॉम जनरल एंड सी वाज आल्सो लीन, वेरी लीन एंड थिन। तो ये दो रूब्रिक्स को हमने वहां पे कंसीडर करा और रिपोर्टराइजेशन के अंदर में इसको इनकॉर्पोरेट कर दिया। तो हम लोगों ने 9 रूब्रिक्स लिया था, आप देख रहे होंगे वहां पे। पहले ये 2 रूब्रिक्स को लास्ट में आप देखेंगे कि हमने ऐड किया है, जनरल लीन पीपल एंड जनरल टॉल पीपल। एंड जो फॉस्फोरस सेकंड पे था वो फॉस्फोरस फर्स्ट पे आया, और हमने यहाँ पे फॉस्फोरस को प्रिस्क्राइब किया इस रिपोर्टराइजेशन के बाद में 20 फरवरी को। हमने इसको ट्रांसमिट किया 0/3 में। क्योंकि एक चीज और, मेरा जो अपना कॉन्सेप्ट है कि अगर आप कोई मेडिसिन वहां पे चला रहे हो पहले से, जिस पोटेंसी में, खास करके हम जब एलएम पोटेंसी की बात करते हैं तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 ऐसे करके है। तो मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है, 32 ईयर्स मेरे को होम्योपैथी में अभी होने जा रहे हैं, और सर लोग चला दियो 2-3 महीने के लिए, और अगर आपको फिर से कोई नई मेडिसिन ये करनी है तो थोड़ा सा ऊपर, उसके ऊपर जाकर के आप सोचो, थोड़ा सा हाई पोटेंसी में आप जाओ, सो दैट कि उस प्रीवियस जो मेडिसिन है उसके इफेक्ट को भी वो न्यूट्रलाइज करे, और फिर वो वहां पे जाकर के अपना काम शुरू करे। तो जो सल्फर 2 में हम चला रहे थे, तो फॉस्फोरस पे जब हम स्विच कर रहे थे तो वहां पे 0/3 हमने उसको करा। आप, क्योंकि आप पूछ सकते हो ना कि सल्फर 3 आपने क्यों स्टार्ट करा, तो उसके पीछे में रीजन यही था। एंड ऑन 19 मार्च 2020 she came to report her hemoglobin improved, जो कि 9 पॉइंट समथिंग था, 12.7 from 9.8। and important information she gave that menses delayed by 3 days, 3 दिन का ही डिले था। सो आई आज की नहीं, ठीक है, अभी इतनी जल्दी हम लोग नहीं, 10 दिन तक अगर मेंसेस नहीं आते हैं तो आप उसके बाद में चेक कराना, और चेक करा करके मेरे को बताना। सो 1 अप्रैल सी रिपोर्टेड अबाउट हर प्रेगनेंसी, की प्रेगनेंसी रिपोर्ट जो है वो मेरा पॉजिटिव आया, और उसके बाद हम लोगों ने ट्रीटमेंट कंटिन्यू किया और उसको बच्चा भी हुआ। तो ये मेरा बताने का था ना कि ये बड़ा छोटा सा चीज है। कभी कभी होता है ना कि नहीं, ये रूब्रिक्स बनेगा कि नहीं बनेगा, लेकिन इनफर्टिलिटी के बहुत सारे केसेस आए, लेकिन यहाँ पे क्या था ना कि ये एबनॉर्मल। डॉक्टर सानी सर ने मेरे को बताया, आज भी याद है ना, कि जैसे हम लोग धान के खेत में, जो आप अगर जाएंगे ना तो वहां पे देखेंगे, मेरे यहाँ खेती बहुत होता है और धान की खेती होती है। तो मैंने भी देखा है, पर्सनली उसको देखा है, कि खेत में आप देखेंगे ना कि बहुत दूर दूर तक एक बराबर सारे धान या गेहूं आपको दिखेंगे, सब एक बराबर, और बीच में कहीं पे एक मुट्ठा जो होता है ना, ऐसे करके वो लंबा सा, वो सबसे थोड़ा सा लंबा ऊपर होता है। दैट इज द पिक्यूलियरिटी। तो उस फैमिली में सब लोगों के हाइट जो थे ना, उससे वो लड़की लंबी थी, और लड़की के लिए अपने भाई से लंबा होना, अपने हस्बैंड से लंबा होना, ये थोड़ा मतलब पिक्यूलियर हो जाता है। तो अगर इस तरह का प्रेजेंटेशन हमको दिखता है तो हमें उस पर ध्यान देना चाहिए। जैसे बोलते हैं ना खान पान में भी, कि अगर कोई पेशेंट आपको बोलता है कि पूरी फैमिली नॉन वेजिटेरियन है और उसमें से एक बच्चा कहता है कि हम लहसुन प्याज भी नहीं खाते हैं, दिस इज वेरी पिक्यूलियर एंड इम्पोर्टेंट। तो ठीक उसी तरह से अगर इस तरह का प्रेजेंटेशन है तो हमें उस पर फोकस करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। तो ठीक उसी तरह से लीन पीपल आप यहाँ पे देख सकते हो, ओबेसिटी आप देख सकते हो यहाँ पे कि ओबेसिटी है, हमारे पास में जो पेशेंट आया है वो 20 है, तो हमें ये भी कंसीडर करना चाहिए। तो कंक्लूजन यही है ओवरऑल कि दीज आर नॉट द ओनली एस्पेक्ट टू डिसाइड द मेडिसिन, बट दीज आर वन ऑफ द एस्पेक्ट जिसको कि हमें इनकॉर्पोरेट करना चाहिए, हमें ये नहीं छोड़ना चाहिए। ये एक पर्सनैलिटी को इंगित करता है, बताता है कि ये किस तरह की पर्सनैलिटी है, हम किसका इलाज करने जा रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। टू whom वी आर गोइंग टू ट्रीट, whether he or she is tall, obese, having thick eyebrows, rough skin and so on।
जिसका हम इलाज करने जा रहे हैं वो कैसा है, ये हमारे लिए बहुत मायने रखता है। बीमारी तो है ही, क्योंकि होम्योपैथी में ये भी कहा ही गया है ना कि बीमारी को हम लोग ठीक है लेके चलेंगे, ऐसा नहीं, क्योंकि पैथोलॉजिकल रूब्रिक्स आज के डेट में इनकॉर्पोरेट हुए हैं। पुराने जमाने में नहीं था, सिर्फ सिम्टम्स के आधार पे ही हम लोग काम करते थे। लेकिन अभी सिंथेसिस रिपोर्टरी में आप जब जाएंगे तो वहाँ पे जनरल में आप देखेंगे कि वहाँ पे लैब इन्वेस्टिगेशन करके एक रूब्रिक्स डाला गया है, जिसके अंदर में बहुत सारे लैब इन्वेस्टिगेशन में जो चीजें निकल करके आती है वो आपको रूब्रिक्स के रूप में वहाँ पे मिलेंगे। लेकिन ऑथेंटिसिटी की हम लोग जब कभी चर्चा होती है तो होता है नहीं नहीं, हम लोग पुराने जो हमारे हैं उसके ऊपर में हम लोग डिस्कस करेंगे, भरोसा करेंगे। तो अगर आप नहीं भी करते हैं तो भी आप इन सब चीजों पे भरोसा कर सकते हैं जो केंट रिपोर्टरी में है और जो स्टालवर्ट हमारे रिपोर्टरी दिए हैं उसके अंदर में भी है ना। सो द पर्सन हु इज हैविंग द पेन इन जॉइंट्स और एस्थमा, हाउ ही और सी लुक्स, द अपीयरेंसेस, these information should must be incorporated because these are the component of the constitution of the patient। जब हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो ये भी एक कंपोनेंट है, उसको हम लोगों को ध्यान में लेकर के चलना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अ पेशेंस लिसनिंग। मैं एक बार फिर से धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने गुरुजन और जितने भी यहाँ पे सीनियर लोग हैं सबको, कि आप लोगों ने बहुत पेशेंसली मेरे को सुना। अगर कोई क्वेश्चन है तो हम लोग अभी क्वेश्चन कर सकते हैं अगर टाइम परमिट करेगा तो। आप अपना पीपीटी को हटा लीजिए। जी। उनको कुछ सवाल करने हो वो कर सकते हैं, हम लोग के पास में अभी समय है, और टाइप करेंगे केवल क्वेश्चंस को। पीपीटी हट गया ना? नहीं, नहीं हटा है। अच्छा नहीं हटा, एक मिनट। अभी हटा ना? हाँ, हट गया। जी। तो किसी को केवल एक कमेंट बॉक्स में एक ही है कि हाईली अप्रिशिएबल है, काफी अच्छा डॉक्टर त्यागी जी ने कहा है। थैंक यू सो मच डॉक्टर त्यागी जी। और किसी को कुछ है? मैं समझता हूँ कि इन्होंने जो प्रेजेंटेशन किया है सर एक विदाउट क्वेश्चन मेरा, सर मैंने एक हाँ क्वेश्चन टाइप डॉक्टर किया है सर। डॉक्टर नेहा कक्कड़ का या है, उन्होंने टाइप हाँ किया जी। है, विच बोलिए कौन स्पेसिफिक है? रिपोर्टरी वी शुड यूज फॉर ऑब्जर्वेशन रूब्रिक्स एंड विच, हाँ रिपोर्टरी वी शुड। यस डॉक्टर नेहा, अगर आप मेरे से बात करें तो मैं सबसे पहले जब आया था होम्योपैथी में तो होम्योपैथ जो था वो यूज करता था, और केंट रिपोर्टरी मेरे हाथ में सबसे पहले दी गई थी। डॉक्टर बी सानी सर ने बोला था कि केंट रिपोर्टरी का जो माइंड सेक्शन है उसको पढ़ो, तो वहां से मैंने शुरू किया अपना सफर। उसके बाद में रडार यूज करना शुरू किया, और आज के डेट में सिंथेसिस रिपोर्टरी को मैं बहुत ही अप्रिसिएट करता हूँ, क्योंकि इसके अंदर में इंफॉर्मेशन ये हमारे ऊपर में डिपेंड करता है। जैसे आज के डेट में आप देखोगे कि रूब्रिक्स डोसा के रूप में भी वहां पे, लेकिन ये हमारे रूप में हमारे ऊपर में डिपेंड करता है कि हम उसको इनकॉर्पोरेट करें या ना करें, लेकिन हमें ऑप्शन तो दिख रहा है ना। तो ठीक उसी तरह से सिंथेसिस रिपोर्टरी के अंदर में आपको बहुत सारे ऑप्शंस हैं, और अगर ये सारे जो अभी हमने चर्चा करी है अगर इसको आपको देखना है तो हाईली आई विल रिकमेंड कि यू शुड गो फॉर द रडार ओपस और सिंथेसिस रिपोर्टरी। रडार ओपस में थोड़ा इसलिए मैं बात कर रहा हूँ कि सिंथेसिस रिपोर्टरी 9.1 तक ही है बुक फॉर्म में, लेकिन रडार ओपस में बहुत ही अपग्रेडेशन हो चुका है और रूब्रिक्स बहुत सारे ऐड किए गए हैं। तो अगर हम कंप्यूटर वर्जन यूज करते हैं तो बहुत ही बढ़िया रहेगा ऑब्जर्वेशन के। रिपोर्टरी के मामले में डॉक्टर नेहा जी, मैं ये बताना चाहूंगा, रिपोर्टरी कभी भी स्टैटिक नहीं होता है, ये रुका नहीं होता, हमेशा बढ़ता रहता है हमेशा, क्योंकि ऑब्जर्वेशंस और पेशेंट का वेरिएशंस बहुत अलग अलग आते रहते हैं। तो ऐसे में अगर हम पीछे के किसी एडिशंस पर अटके रहेंगे तो बहुत पीछे पड़ जाएंगे। जैसे कि आप आज अगर आप केंट रिपोर्टरी, कुछ लोग कहते हैं कि मैं केंट के सिवा कुछ नहीं यूज करता हूँ, ठीक है, बहुत अच्छा है, वो ऑथेंटिक है, ऑथेंटिसिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक बात का ध्यान में रखना चाहिए, केंट ही अंतिम होम्योपैथी नहीं थे, केंट के बाद भी होम्योपैथी में बहुत विकास हुआ, और होम्योपैथी का जो बहुत सारा डेवलपमेंट है वह पोस्ट केंटियन एरा में है ना। तो केंट अपने जमाने के एक बहुत ही समय के वो एक रिप्रेजेंट कर रहे थे, और आज का समय जो है सो हमारा एडवांस टेक्नोलॉजी का समय है। कल आप एक चर्चा आप सुन रहे होंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे थे, डॉक्टर शायद रश्मि शुक्ला जी ने कर रहे थे। तो मैं उस फ्यूचरिस्टिक विजन में हमको जाना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, फ्यूचरिस्ट अगर आप ओपन नहीं रहोगे, नए के साथ में समझौता करने का नहीं सीखोगे, तो शायद हम लोग फिर वहीं के वहीं अटके रह जाएंगे। बहुत सारी चीज हमारे दिमाग में बैठा रहता है,
जिसको कि हम अपने दिमाग से निकाल नहीं पाते हैं, और नहीं निकाल पाते हैं तो क्या होता है कि हम लोग पेशेंट में माथा पटकते रह जाते हैं और पेशेंट ठीक नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हमने अपने को अपग्रेड नहीं किया, है ना, अपग्रेड नहीं किया। तो एक प्रोसेस है, एक प्रोसेस है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ऑब्जर्वेशंस जो है कंटिन्यूअस प्रोसेस है, और सीखने को, देखने को कहते हैं कि एवरी न्यू पेशेंट वी अंडरटेक, जितना भी हम नया पेशेंट को देखते हैं उससे क्या होता है, एवरी न्यू पेशेंट वी अंडरटेक वी एंटर इनटू द न्यू वर्ल्ड, नई दुनिया में प्रवेश करते हैं। क्योंकि न मैंने पहले कभी उस रोगी को देखा था, न पहले आगे आगे देख पाऊंगा, उस तरह का। एवरी केस इज यूनिक, एवरी केस इज यूनिक, है ना। और इस यूनिक से कंपेरिजन, अगर आप उस रोगी का आप कहेंगे कि मैंने एक लंबे आदमी को, जैसा कि संजू जी ने केस प्रेजेंट किया कि टॉल आदमी को किसी एक दवा को देकर के इन्होंने ठीक कर दिया, अब आपके दिमाग में बैठ गया कि यही दवा होगा, तो फिर तो आपका दिमाग बैठ गया, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। क्योंकि टॉल, संजीव जी ने भी आपको दिखलाया कि टॉल पेशेंट्स में, जो लंबे पेशेंट्स हैं उसके अंदर में कई एक दवाइयाँ हो सकती हैं, और हो सकता है कि वह उसका जेनेटिक मेकअप भी हो, कुछ ऐसा भी बात हो सकता है कि उसका कुछ बीमारी के कारण वह लंबे हो गए, जैसे कि कुछ बीमारियां होती हैं जिसमें कि लोग काफी लंबे होते चले जाते हैं। तो इस चीज को हम लोगों को समझना बहुत ही जरूरी होगा। ऑलवेज ओपन, है ना। मैं मैडम रश्मि जी का भी बहुत ये अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने जो कल विजन दे रहे थे, तो कुछ लोगों को लगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक समय आएगा। हाँ आएगा, निश्चित रूप से कुछ हम लोग में एक रूपता आता जाएगा, लेकिन यूनिकनेस जो है, तो इंडिविजुअलिटी जो है वह इम्पोर्टेंट है। इंडिविजुअलिटी, आप उसी चीज को पढ़ते हो, लेकिन जब आप उसको प्रेजेंटेशंस देखते हो तो वह आपका अपना होता है। तो सिम्टम्स को आप किताबों में, रिपोर्टरी में, मैथमेटिका में सिम्टम्स को आप देखते हो तो क्या होता है, लगता है कि वो वहां का है, लेकिन जब तक आप उसको आत्मसात नहीं करते हो तो वह आपका नहीं होता है। संजय जी की बात में मुझे एक बात लग रहा था कि जो ऑब्जर्वेशंस पार्ट है, ऑब्जर्वेशंस पार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऑब्जर्वेशन कुछ चीजें ऐसी हैं जिससे कि हम लोग केवल आवाज से नहीं समझ सकते हैं, सेंसेशन, है ना। आप राजन शंकरन के सेंसेशन और सिनर्जी की बात भी सुनते होंगे। तो सेंसेशन इतनी जो है तो आवाज से पहले की बात है, अनुभूति, है ना। आवाज से आपके भावना मुंह से निकलने के पहले से वह इमोशंस जो है, सेंसेशंस है, वह प्राइमरी है। और उसको कब देखोगे, खाली बोल करके तो नहीं कोई बता देगा। जैसे गुस्सा आता है, बहुत गुस्सा आता है, तो उसका क्या आपके पास में क्या थर्मामीटर है जिससे कि उस गुस्सा को नापोगे? कोई नहीं ना है। तो आपके पास में एक ही थर्मामीटर है, टू ऑब्जर्व, और उसको देखना। आपको लग रहा है उसके चेहरे के हाव भाव से कि वो चेहरा तमतमाया हुआ है, लाल पे हो गया गुस्से से, तो एक ये आपका सामने में तो चेहरा दिखलाई पड़ रहा है, गुस्सा से लाल है ना। आपके दिमाग में जरूर कोई दवाई भी आ रहा होगा कि गुस्से में चेहरा लाल हो गया, है ना। तो ये हम लोग को ये सीखना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि इस प्लेटफॉर्म का सबसे बड़ा खूबी यह है हम लोगों के पास में कि हम लोग नित्य जो है सो एक नए इंफॉर्मेशन के साथ में हम लोग आ रहे हैं, नित्य नए इंफॉर्मेशन के आ रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि इतना अच्छा हम लोगों के पास में अवसर है जहाँ की हम लोग बहुत कुछ अपने को अपडेट करते हैं। मैं देख रहा हूँ कि बहुत से लोग जो अपने निरंतर इस सेशन में जुड़ते रहे हैं, वह निरंतर कुछ न कुछ तो अपने को अंतर में बदलाव महसूस कर रहे होंगे। तो हम लोगों का समय बहुत हो चुका है और कोई क्वेश्चंस तो नहीं आ रहे हैं, लेकिन निश्चित रूप से ये प्रेजेंटेशन जो है तो एक आपका आपका आपके इस सोचने के तरीका को, समझने के तरीका को बदलाव लाए। और यही हम लोग चाहते हैं कि आप अपने माइंड को कितना ब्रॉडर बना लें, कितना आप अपने दिमाग को खोल लें, जिससे कि आप ऊपर से उड़ते हुए आकाश में उड़ते हुए चिड़िए के जैसा आप देखें और वह आपको दर्शन दे। मैं एक बार अभी किताब पढ़ा था डॉक्टर दिनेश चौहान का, कहा कि आप एक जो आकाश में जो चील के जैसा जो है बहुत आकाश से उड़ता है, काफी दूर से वह घेरा बनाते बनाते उसका नजर एक अपने उसके पर पड़ता है, वो जो है सो आपका तरीका है ना, वो आपका ऑब्जर्वेशन है, दैट इज इम्पोर्टेंट। तो इसके साथ में हम लोग का समय समाप्त हो रहा है। और नेहा जी, and now the next session is ready, and thanks to Dr. Sanjeev
and Thank you so you much, can sir. hand over the session to Dr. Ganesh. धन्यवाद डॉक्टर संजीव इस ज्ञानवर्धक सेशन के लिए, और जिस तरह से बताया कि ऑब्जर्वेशन बहुत जरूरी होता है होम्योपैथी में, और जो आपने इनपुट्स दिए छोटे छोटे उसमें रूब्रिक्स के बेसिस पे, और डिफरेंट जो कहते हैं क्लिनिकल जो रिप्रेजेंटेशन होती है, जैसे कि हेड बॉल्डनेस या जो भी आपने बताया स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ उसके बॉडी पार्ट को लेके, तो वो भी एक तरह का नया तरीका है जिसको हम अपने रूब्रिक्स में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं और ऑब्जर्वेशन अपनी बढ़ा सकते हैं होम्योपैथी में। तो धन्यवाद, हम आशा करते हैं Yes, आपके साथ हमारे और भी सेशंस होंगे। तो अब मैं welcome. हैंड ओवर करती हूँ डॉक्टर दिनेश को अपने इंग्लिश सेशन के लिए। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्ते।